हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे ही मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा न्यूक्लियस के अंदर, देन उसके बाद कुछ ना कुछ उस पे एडिशन किया जाएगा, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाएगा, कुछ उसमें कुछ पार्ट उसका डिलीट किया जाएगा, कुछ पार्ट उसमें ज्यादा ऐड किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद मैसेंजर आरएनए को आगे जाके क्या करना है, उसको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। सारे आरएनए के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे जो वो क्या होंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे। ओके, सो ये सारे मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं और कब कब होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखें तो 5' कैपिंग, जिसके बारे में कितनी ही बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डीबीटी जेआरएफ वाली जो सीरीज थी, पीवाईक्यू सीरीज, उसके अंदर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि 5' कैपिंग क्या होती है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो 5' कैपिंग कहाँ पे होगी, 5' एंड पे मैसेंजर आरएनए जैसे ही फॉर्म होगा, नेसेंट मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, उसके साथ साथ में कैपिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है मैसेंजर आरएनए की। 5' कैपिंग के बाद में क्या होता है, स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लाइसिंग मींस वहाँ पे कुछ नॉन कोडिंग पार्ट होता है जिसको स्प्लाइस आउट करके उसको रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद उसको वापस से रिजॉइन किया जाता है एक्सोन पार्ट को। जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको बोला जाता है इंट्रॉन, एंड कोडिंग पार्ट को बोलते हैं एक्सोन। सो एक्सोन को रखना है हमें, तो उससे एफिशिएंटली हम अच्छे से प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। सो नॉन कोडिंग पार्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देन उसके बाद 3' पॉलीएडिनाइलेशन मींस 3' पे कुछ एडिनिन ऐड करेंगे काफी सारे, जिसको बोलते हैं 3' पॉलीएडिनाइलेशन। ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है मैसेंजर आरएनए को। देन उसके बाद है आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग काफी सारे टाइप की हो सकती है। ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या होती है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो सकती है, गाइड आरएनए से रिलेटेड कोई आरएनए एडिटिंग हो सकती है, कोई केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द 5' कैप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो 5' कैप किस लिए रिक्वायर्ड होती है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए ओनली, स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए ओनली, ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। और मिथाइलेशन ऑफ आरएनए ओनली, तो मिथाइलेशन के लिए नहीं होती, स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ही क्या होती है, 5' कैपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। बिकॉज जैसे ही उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है उसके लिए, एंड देन मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करवाना है, उसके लिए 5' कैपिंग रिक्वायर्ड होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए have an enzymatic appendant cap structure consisting of a 7-methyl guanosine residue joined to the initial 5' nucleotide of the transcript। तो इसमें 7-methyl guanosine residue ऐड किया जाता है। ओके, इनिशियल 5' न्यूक्लियोटाइड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, जो न्यूली जो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हुआ है उसके 5' पे क्या ऐड किया जाता है, ये गुआनोसिन मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है। ओके, जिसकी 7th पोजीशन पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिंग। कैपिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, कैपिंग प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय 5' एक्सोराइबोन्यूक्लियेजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन ड्यूरिंग कैपिंग द अल्फा फॉस्फेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे अल्फा फॉस्फेट रिमूव नहीं होता है। जैसे 5' कैपिंग करना है, सबसे पहले एक फॉस्फेटेज एंजाइम आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, वो गामा फॉस्फेट को रिमूव करता है, क्योंकि 5' एंड पे हमें पता है वहाँ पे क्या ऐड है, अल्फा बीटा और गामा, तीनों ही फॉस्फेट वहाँ पे अटैच्ड है। सो गामा फॉस्फेट को रिमूव करेंगे, देन उसके बाद गुआनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट वहाँ पे अटैच करेंगे, जिसका क्या होगा, अल्फा फॉस्फेट होगा। सो अल्फा बीटा अल्फा, इस तरह की बॉन्डिंग वहाँ पे फॉर्म होगी। ओके, then phosphorylation mediated conformation change in the carboxy terminal domain of RNA polymerase second enables its binding in with capping enzymes। तो जो RNA polymerase second होता है उसके साथ में एक कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, एक टेल प्रेजेंट रहती है, जिसके कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन पे फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं spt11 इस टाइप की। सो ये सारी प्रोटीन्स क्या करती हैं,
फॉस्फोराइलेशन करेगी देन उसके बाद ये 5 प्राइम कैपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग कैपिंग 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बीटा फॉस्फेट ऑफ द नेसेंट मैसेंजर आरएनए एंड अल्फा फॉस्फेट ऑफ द जीटीपी। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ओनली बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, HeLa cell extract was used to study transcription of a gene X having 6 introns। तो HeLa cell के अंदर का एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी करनी है, जिसके अंदर कोई जीन है जिसके अंदर 6 इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ऑल एसोसिएटेड प्रोटीन्स was isolated from actively transcribing system and subject to proteome analysis. Result showed the presence of both splicing and capping enzymes in the complex। तो इसमें splicing and capping दोनों टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है। When transcription elongation was inhibited by flavopyridol, polymerase complex contain only capping enzymes। तो अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए किसी, ये इनहिबिटर है जिससे, तो इसमें only 5 प्राइम capping enzymes present है। ओके, then when phosphorylation of C-terminal domain of polymerase second was inhibited by a kinase inhibitor, the complex contain neither splicing nor capping enzyme। तो obviously C-terminal domain पे अगर phosphorylation नहीं होगा तो 5 प्राइम capping भी नहीं होगी, तो ये दोनों ही inhibit हो जाते हैं। तो इसके लिए from these result following conclusions were made। तो कौन कौन से conclusion यहाँ पे correct है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन एक्स इज कपल्ड टू मैसेंजर आरएनए कैपिंग, ये उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इज कपल्ड टू स्प्लाइसिंग एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी टर्मिनल डोमेन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग एंजाइम्स एंड बोथ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए अकर साइमल्टेनियसली। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है डी वाला स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज 5 प्राइम कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग साइमल्टेनियसली नहीं होती, सबसे पहले कैपिंग होगी देन उसके बाद स्प्लाइसिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि कैपिंग तो जैसे ही नेसेंट थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा वहां पे कैपिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्प्लाइसिंग तब होगी जब थोड़ा ज्यादा मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, फिर उसके बाद इंट्रोन को रिमूव किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, an eukaryotic cell undergoing messenger RNA synthesis and processing was incubated with 32 phosphate labeled ATP with the label of at the beta position. Where do you think the radio label isotope will appear in the mature messenger RNA? तो बीटा पोजीशन पे अगर फॉस्फोराइलेशन किया है तो वो कहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे अपीयर होना चाहिए, वो सिर्फ 5 प्राइम एंड पे अपीयर होना चाहिए। अगर जिस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट पे ये एडिशन किया है वो अगर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है तभी ये दिखेगा, नहीं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो बीटा और गामा फॉस्फेट वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो जो 5 प्राइम एंड है वहां पे सिर्फ ये अल्फा बीटा और गामा तीनों ही फॉस्फेट वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। सो बीटा पोजीशन पे कहाँ पे दिखाई देगा, P32P will appear at the 5 prime end of the messenger RNA if only it has A as the first nucleotide। A को A अगर ये वाला जिस पे बीटा पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है वो अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है तभी जाके 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, पॉलीएडेनाइन या ये 32 लेबल्ड फॉस्फेट अपीयर होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे तो नॉट अपीयर लिखा रखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गामा फॉस्फेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है phosphate group of phosphodiester backbone of messenger RNA will be uniformly labeled तो हो गई, उसके बाद no labeling, so third option is the correct answer। Next question is, you are working with an in vitro eukaryotic transcription system which produced both capped and uncapped messenger RNA। Okay, so you incubated these messenger RNA with mammalian cell nuclear extract and then quantified the different products as shown below। Which one of the following graph correctly represent the expected result? तो ये वाला जो स्क्वायर है ये प्री मैसेंजर आरएनए का है और ये वाला है स्प्लाइस्ड मैसेंजर आरएनए का और ये वाला है पॉलीएडेनाइलेटेड मैसेंजर आरएनए का। तो प्री मैसेंजर आरएनए पे क्या होगा, लेवल ऑफ यहाँ पे मैसेंजर आरएनए दे रखा है, तो कैप्ड और अनकैप्ड अगर देखें तो कैपिंग अगर हो रखी है
कैपिंग कहाँ पे नहीं होगी, प्री मैसेंजर आरएनए में अगर कैपिंग नहीं होगी तो वहाँ पे जो उसका यहाँ पे क्वांटिफिकेशन होगा वो प्री मैसेंजर आरएनए का सबसे लो होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे स्प्लाइसिंग करेंगे उसका भी लो होगा और उसके बाद कैपिंग हो जाएगी तो फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे देखें तो लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए प्री मैसेंजर आरएनए का बिल्कुल कम दे रखा है कैप्ड में, और उसके बाद जैसे ही कैपिंग होगी स्प्लाइस मैसेंजर आरएनए का इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, पॉलीएडेनाइलेटेड मैसेंजर आरएनए का इस तरह से लेवल दिखाई दे रहा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अनकैप्ड होगा जिसमें क्या होगा, इसका प्री मैसेंजर आरएनए का लेवल सबसे ज्यादा दिखाई देगा, देन उसके बाद स्प्लाइस्ड का एंड देन पॉलीएडेनाइलेटेड मैसेंजर आरएनए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे देखे तो इसमें फर्स्ट ये वाला प्री मैसेंजर आरएनए का लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज दे रखा है, तो ये नहीं हो पाएगा। सो इसी तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है the 3' end of most eukaryotic messenger RNA is identified by the adding of polyadenylation of a poly-A tail, a processing reaction called polyadenylation. The addition of poly-A tail is carried out by an enzyme poly-A polymerase. Given below are few statement about this process. तो polyadenylation कैसे होता है, यहाँ पे कुछ CSTF प्रोटीन होती हैं, क्लीवेज स्टिमुलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या इस तरह से CSTF इस टाइप की प्रोटीन्स होती है, भी देखेंगे हम लोग। सो poly-A polymerase इज ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है poly-A polymerase को। उसके बाद poly-A polymerase catalyze the addition of AMP from DATP to 3' end of messenger RNA। तो यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ गया, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद पोलीमरेज कैटालाइज द एडिशन ऑफ एडीपी, एडीपी का नहीं करता, ये एएमपी का करता है। ओके, then polymerase catalyze the addition of AMP from ATP to the 3' end, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AMP का एडिशन होता है और किससे होता है, ATP से होता है। तो ऑप्शन नंबर A and E is the correct answer, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन का प्रोसेस देखें तो ये नेसेंट मैसेंजर आरएनए है हमारा, उसके बाद CPSF और CSTF ये सारे फैक्टर्स, ये प्रोटीन्स यहाँ इन्वॉल्व होगी। उसके बाद पोलीमरेज आएगा और सिम्प्लेक्टिन ये वाली प्रोटीन, और ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके क्या करेंगे, ये वाली इसकी क्लीवेज साइड है और यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगा। ओके, देन तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। Next, which one of the following statement related to transcription and processing of messenger RNA is incorrect? Incorrect पूछा इसमें, during prokaryotic transcription DNA binding property of RNA polymerase are altered by sigma factor। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है in eukaryotic transcription synthesis of rRNA messenger RNA and some small RNA occur by RNA polymerase first, second and third respectively। तो कुछ स्मॉल आरएनए लाइक यहाँ पे S6 जो स्मॉल आरएनए होता है उसका, और इसके बाद कुछ U6SN आरएनए होता है उसका सिंथेसिस भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करवाता है। मेनली जो स्मॉल आरएनए होते हैं उनका जो सिंथेसिस करवाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करवाता है, लेकिन कुछ 5S आरएनए और U6SN आरएनए जिसका सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी करवा सकता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है। Then splicing observed in transfer RNA involves successive sequential cleavage and ligation reaction with pre-messenger RNA splicing proceeds through lariat formation। तो splicing जब splicing जो complex form होता है उसके बाद ये एक कैसा successive sequential cleavage process है, फिर उसमें ligation होता है, then जो इंट्रोन्स रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेरिएट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। Messenger RNA with premature stop codon are degraded by nonsense mediated decay, and messenger RNA without a in-frame stop codon get accumulated and translated in cytoplasm। तो विदाउट स्टॉप कोडन वाले एक्यूमुलेट नहीं हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में और ट्रांसलेट भी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें इनकरेक्टली ढूंढना था। Okay, the next question is transfer RNA gene of a gram-positive bacteria were sequenced, while some of the genes processed sequence corresponding to CCA end of transfer RNA other did not.
Interestingly, even the genes that lack the sequence corresponding to CCA end of the transfer RNA were found to code for a फंक्शनल ट्रांसफर आरएनए। तो ये एक्सेप्टर आर्म पे जो सीसीए मॉडिफिकेशन किया जाता है ट्रांसफर आरएनए पे, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें क्या होता है, ये बाद में उसके ट्रांसफर आरएनए के मैच्योरेशन के टाइम में इसको ऐड किया जाता है 3 प्राइम एंड पे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, which one of the following process does not take place in 5 prime to 3 prime direction? 3 prime 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में कौन सा नहीं होगा? डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है, निक ट्रांसलेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो आरएनए एडिटिंग होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, RNA editing, a post-transcriptional process, is achieved with the help of guide RNA. With which one of the following statement about the process is not true? तो guide RNA में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ इंसर्शन होता है, कुछ डिलीशन होता है। यहाँ पे इसमें डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये कोई मैसेंजर आरएनए, अगर गाइड आरएनए आएगा तो एंडोन्यूक्लियोटाइड कट करेगा, उसके बाद इसमें क्या होगा, आरएनए लाइगेज आएगा वापस से, और इसमें जो एडिशन होता है सबसे ज्यादा यूएमपी यूरिटीन का एडिशन होता है, देन वापस से यहाँ पे लाइगेशन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर इंसर्शन हुआ है, यहाँ पे डिलीशन हुआ है किसी चीज का, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन होगा। और यहाँ पे यूरिटीन यूएमपी यहाँ से डिलीट हुआ है, और यहाँ पे यूटीपी यहाँ पे क्या हो गया, एड होगा। सो अगर यहाँ पे देखें तो गाइड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए एडिटिंग हैपेंस इन द काइनेटोप्लास्ट ऑफ डीएनए। मेनली ये काइनेटोप्लास्ट में देखी जाती है, सो ये करेक्ट है। उसके बाद गाइड आरएनए इज इन्वॉल्व इन केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन कहीं पे भी नहीं आता, सिर्फ डिलीशन या इंसर्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नॉट ट्रू पूछा है। And then this process involve insertion and deletion of uridines, correct है। Sequences edited once may be re-edited using second guide RNA, ये भी हो सकता है। ओके, सो re-edit भी किया जा सकता है इसको। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with an intention to identify the genes expressed in an organism at specific stage of development, messenger RNAs were isolated from the given organism. Okay, so cDNA were synthesized, cloned in a suitable vector and sequenced. तो यहाँ पे क्या किया, with an intention of identify the gene expressed in an organism, किसी organism के अंदर कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना है। मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया, फिर उसका cDNA फॉर्म किया, फिर उसको वेक्टर के अंदर क्लोन किया गया, और फिर उसकी सीक्वेंसिंग की गई। ओके, सो ए फ्यू ऑफ cDNA सीक्वेंस शोड नो मैच विद द जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। जो cDNA फॉर्म हुआ था वो जीनोमिक डीएनए के साथ उसकी कुछ सीक्वेंसेस वहां पे मैच नहीं हो पा रही थी। ओके, so further it was observed that these sequences were uridine rich and found to be in stretches dispersed along the sequence। तो यूरिडीन सीक्वेंस थी और वहां पे डिस्पर्स थी इस तरह से उसके स्ट्रेचेस। द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन ऑफ अपीयरेंस सच आरएनए। तो आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा अभी से, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से सुना है, तो आपको अच्छे से इसका आंसर आ गया होगा माइंड में कि ये क्या है, गाइड आरएनए मीडिएटेड एडिटिंग हुई है cDNA के अंदर, इस वजह से उसके जो स्ट्रेच है उसके अंदर यूरिडीन रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, और वो जीनोमिक डीएनए के साथ भी मैच नहीं हो पा रही। ओके, सो गाइड आरएनए मीडिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ uridines involving endonucleases, terminal uridine transferase and RNA ligase। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट रीजन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cDNA clones of one of the gene product of an organism was sequenced. The sequence was stressed for the homology in the genomic sequence available in the databases. The sequence did not match with any of the genes and any of the complete exon of a gene in the database। तो किसी से भी मैच नहीं हो पा रही है। The following causes may explain the sequence changes in the transcript। तो वो किसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आरएनए एडिटिंग हुई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका भी करेक्ट। यहाँ पे भी इसका क्या कारण है वही पूछा है। नेक्स्ट है, प्री मैसेंजर आरएनए आर रैपिडली बाउंड बाय स्नर्प प्रोटीन्स
ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स हैं which carry out dual step of splicing। इसमें dual step होती है, एक होता है इंट्रॉन के एंड पे कट करेंगे, देन वापस से एक्सोन को लाइगेट करेंगे, तो dual step होती है इसमें। That removes the intron and join the upstream and downstream exons. The following statements describe some facts related to this event. So almost all introns begins with GU and end with AG sequences, and hence all the GU and AG sequences are spliced out of RNA. So ये तो करेक्ट है कि 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइट होती है वहाँ पे GU सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे AG सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि GU और AG सीक्वेंस को स्प्लाइस आउट किया जाता है। स्प्लाइस आउट तो किसको करेंगे, इंट्रॉन को करेंगे। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। Then next one, U2 RNA recognize important sequence at the 3 prime acceptor end of the intron। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 3 प्राइम एक्सेप्टर एंड पे कुछ ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जहाँ पे एडेनिन पे क्या होता है, एडेनिन पे 3 प्राइम 3 एडेनिन के 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैक होता है, वो भी हम देखेंगे। देन U2 प्रोटीन जो है स्नर प्रोटीन है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। देन द स्प्लाइसोसोम यूजेस एटीपी टू कैरी आउट एक्यूरेट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। तो जो स्प्लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है, स्प्लाइसिंग होती है, वो क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन का यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये तो करेक्ट है। उसके बाद एन अनयूजुअल लिंकेज of with 2 prime hydroxyl group of guanosine within intron form lariat structure। तो यहाँ पे guanosine नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिनोसिन आना चाहिए था। तो 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एडिनोसिन जिससे क्या होता है, लेरिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। सो सी करेक्ट है यहाँ पे और बी करेक्ट है। बी एंड सी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइप सेकंड स्प्लाइसिंग टाइप सेकंड स्प्लाइसिंग क्या होती है, जो ग्रुप सेकंड स्प्लाइसिंग होती है वो मेनली बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। और इसकी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि इसके अंदर कोई भी प्रोटीन या एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली क्या होता है, उसी तरह से ये बिल्कुल स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स जिसमें जिस तरह से लेरिएट फॉर्म होकर स्प्लाइसिंग हो रही थी उसी तरह से होती है, लेकिन इसमें क्या स्पेसिफिक है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। ओके, so a guanine hydroxyl group hydroxyl from outside makes a nucleophilic attack on a 5 prime phosphate of first base of intron, ऐसा नहीं होगा। a free 2 prime hydroxyl of an internal adenosine make a nucleophilic attack on 5 prime phosphate of first base pair of intron। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जिस तरह से स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स में होता है उसी तरह से यहाँ पे होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। The next question है, an intron in a yeast reporter gene carries a mutation in the splice site branch point। अगर इसके intron in a yeast reporter gene carried out mutation in splice site branch point, तो जहाँ पे splice site होती है 3 प्राइम एंड पे, वहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया। To support the mutation, a library of point mutation of snRNA was introduced into the mutant strand। The suppressor is most likely to have the point mutation in। तो कहाँ पे होगा, क्योंकि इस स्प्लाइस साइट पे कौन आके बाइंड होता है, U2 स्नर प्रोटीन आके बाइंड होती है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, U2 snRNA। Then next question है, total RNA was isolated separately from cytosol and nuclei of the human cell growing in the cell culture। तो cytosol और nuclei RNA को लिया है यहाँ पे। Then each sample was mixed with a purified denatured fragment of a DNA corresponding to a large intron of a housekeeping genes and incubated under denaturing condition। तो यहाँ पे क्या किया, एक denatured fragment of DNA लिया और उसको क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया उस सैंपल के साथ में जहाँ से हमने आरएनए लिए थे। सो गिवन बिलो आर स्टेटमेंट मेड अबाउट आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इससे क्या आउटकम निकलेगा, तो जहाँ से न्यूक्लियस का जो मैसेंजर आरएनए था वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो सकती है उस डीएनए के साथ में, लेकिन जो साइटोसोल के आरएनए है वो क्या होगा, बिल्कुल स्प्लाइस्ड आउट मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा, तो वहाँ पे कोई भी
वो हाइब्रिड फॉर्म नहीं होगा, डीएनए आरएनए का कोई कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म नहीं होगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई विल फॉर्म आरएनए डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्सेस because of the presence of intron in the primary RNA. So primary RNA के अंदर इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से डीएनए के साथ में वो डुप्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट है साइटोसोलिक आरएनए यूजुअली विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, बिल्कुल मैच्योर स्प्लाइस आउट हो चुका है। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर आरएनए विल नॉट फॉर्म आरएनए डुप्लेक्स, ऐसा नहीं होगा। और साइटोसोलिक आरएनए विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब स्टेटमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, ट्रू पूछा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Infection with certain viruses inhibit small nuclear RNA. SNAP प्रोटीन को कोई viruses inhibit करते हैं processing in eukaryotic host. Okay, so infection with certain viruses inhibit small nuclear RNA processing in eukaryotic host. This favor the expression of viral gene in host because. तो यहाँ पे जो वायरल जीन्स जो होते हैं वो किसको करते हैं, आरएनए की प्रोसेसिंग को इनहिबिट करते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे होस्ट क्या करेगा, एंटीवायरल प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और उस प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए उसकी स्प्लाइसिंग होना कंपल्सरी है। तो स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो ये रीजन हो सकता है। सो इनहिबिशन ऑफ स्नैप डिस्टेबलाइज होस्ट मैसेंजर आरएनए दस फेवरिंग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा नहीं होता है। इनहिबिशन ऑफ एसएनआरएनए इंटरफेयर विद स्प्लाइसिंग ऑफ होस्ट मैसेंजर आरएनए एंड प्रिवेंट एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट है synthesis of normal hemoglobin require coordinated synthesis of alpha globin and beta globin. Thalassemia are genetic defects perturbed in this coordinated synthesis. Patients suffering from deficiency of beta globin chains, beta thalassemia में क्या होता है, beta globin chain में defect हो जाता है, could also be due to mutation affecting the biosynthesis of beta globin messenger RNA. The following statements describe the genesis of non-functional beta globin leading to beta thalassemia. तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, ऐसा हो सकता है तभी जाके क्या हुआ, बीटा थैलेसेमिया हुआ है। म्यूटेशन इन द स्प्लाइस जंक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, ये भी हो सकता है। देन म्यूटेशन इन द इंट्रॉन फर्स्ट ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, तो इंट्रॉन फर्स्ट के अंदर, इंट्रॉन के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। Then mutation towards the 3' end of the beta globin gene that codes for polyannihilation site, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे म्यूटेशन होगा तो भी क्या होगा, बीटा थैलेसेमिया हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ए बी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट in trypanosomes a 35 base pair leader sequence is joined with several different transcript making functional messenger RNA. The leader sequence is joined with the other RNA by, तो एक जो लीडर सीक्वेंस होती है उसको दूसरे आरएनए के साथ ज्वाइन किया जाता है बाय ट्रांस स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है leader sequence in the sum of the protozoans parasite is transcribed elsewhere in the parasite genome, वही क्वेश्चन है बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। gets joined with several transcript to make the functional messenger RNA, तो इसको फंक्शनल फॉर्म करने के लिए इसमें कोई ना कोई लीडर सीक्वेंस ऐड की जाती है प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स के अंदर, तो ट्रांसप्लाइसिंग इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट है eukaryotic messenger RNA are modified to possess a 5' cap structure. Which one of the following is an incorrect statement about the function of 5' cap structure? 5' cap structure का function में क्या incorrect है यहाँ पे? So it protect the messenger RNA from 5' to 3' exoribonnucleic attack, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में, तो वो इसको अटैक नहीं करे, वो इसको कट नहीं कर पाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है 5' कैपिंग के थ्रू। तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
इट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ द नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट, स्प्लाइसिंग में भी ये हेल्प करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस थर्ड फैमिली एंजाइम। आरएनएस थर्ड फैमिली जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ये आरएनए को कट नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे। देन इट फैसिलिटेट्स अटैचमेंट टू 40S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। ये 40S सब यूनिट को भी फैसिलिटेट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during maturation process of some RNA molecules, formation of 2' 5' phosphodiester bond take place. Okay, following statements are made about this phenomena. तो 3' phosphodiester bond का फॉर्म होता है spliceosome mediated removal of intronic sequence occur through the formation of 2', 3', 2', 5' phosphodiester bond। ये बिल्कुल करेक्ट है। Removal of group second intron occur through the formation of 2', 5' phosphodiester bond। जब स्प्लाइसिंग होती है तब उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, 2', 5' बॉन्ड। ओके, then enzymatic removal of intron from the yeast transfer RNA precursors involved 2', 5' phosphodiester bond। ये नहीं होता है यहाँ पे, 2', 5' नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। देन RNase P mediated 5' end maturation of the transfer RNA precursor involved formation of, ये भी नहीं होगा, so ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Then next question है, the different arm in the transfer RNA structure are shown in the column A and specific signature associated with different arm are shown in the column B। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर दी हुई और उसकी कुछ सिग्नेचर सीक्वेंसेस दी हुई। तो ये पहले ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म, जहाँ पे CCA यहाँ पे एडिशन होता है। ओके, अमाइनो एसाइलेशन, यहाँ पे अमाइनो एसिड का एडिशन होता है 3' एंड पे, और इसको T-Cy-C सूडो यूरिडिन आर्म भी बोला जाता है। ये यूरिडिन आर्म है। ओके, सॉरी डाइहाइड्रो यूरिडिन आर्म है, और ये क्या है यहाँ पे एंटीकोडोन आर्म है, जहाँ पे एंटीकोडोन्स प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ से वो मैसेंजर आरएनए के साथ में बाइंड होगा। ओके, तो अब इसमें देखें तो एक्सेप्टर आर्म में क्या होगा, एक्सेप्टर आर्म में होगा यहाँ पे 8 बेस पेयर स्टेम एंड CCA सीक्वेंस। तो यहाँ पे कुछ 8 बेस पेयर की स्टेम प्रेजेंट रहती है और CCA सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। तो A मस्ट बी सेकंड, A का सेकंड आंसर तो यहाँ पे दे ही रखा है वैसे ऑलरेडी। एंटीकोडोन आर्म पे क्या होता है, एंटीकोडोन आर्म पे यहाँ पे 7 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पे क्या रहते हैं 5' बेस पेयर स्टेम प्रेजेंट रहता है। सो B का हो जाएगा थर्ड। देन T-Cy-C आर्म में क्या होगा, सूडो यूरिडिन, और D आर्म में क्या होगा, डाइहाइड्रो यूरिडिन। और ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं ट्रांसफर आरएनए के, जिनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आरएनए एडिटिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे जीन रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद कोई अदर यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।